शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करने जा रहे हैं 2020 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 12। अलीज़ा सही है? बिल्कुल जी सर, पक्का सही। पक्का सही है। अच्छा जी। अच्छा जी, अगर किसी को बीच में कोई चीज समझ में ना आए ना, मुझसे बीच में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड। ठीक है जी। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है हर कंपाउंड में, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास, पहला कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम और HSO3 सही है। अब इसका करने का तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा कि आपने इसको क्या करना है, HSO3 -1 कर लेना है। सही है। क्यों -1 किया? क्योंकि देखिए कैल्शियम के नीचे 1 लिखा है और HSO3 के नीचे 2 लिखा है, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 हो गई और HSO3 की -1 हो गई। बोले आप सबको ये बात मेरी समझ आ गई है? जी जी सर। सर। ठीक है जी। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे, ठीक है। अब आप देखें HSO, फिर आपने क्या लिखा, H+S+3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। हाइड्रोजन +1, सल्फर की निकालनी है, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1। तो S इज इक्वल टू -1 +6 कितना आया मेरे बच्चों? 4। बोलो यहां तक की बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ठीक हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे S2O3 और सोडियम नीचे 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा S2O3 -2। क्यों -2 मेरे बच्चों? क्योंकि सोडियम के नीचे 2 लिखा है, तो S2O3 -2 हो जाएगा। बोले बात समझ आ रही है? तो भाई 2 सल्फर +3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो भाई 2 सल्फर 3 - 2 इज इक्वल टू -2। सो S इज इक्वल टू -2 +6 डिवाइडेड बाय 2। 2 आंसर आ गया भाई। ए इसका करेक्ट आंसर है। बोलो बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि एक और है जिसमें मैग्नीशियम की और है जिसमें 4% है MnO2 एंड नो अदर मैग्नीज कंपाउंड। विच मास ऑफ मैग्नीज वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन ऑफ दिस ओर। कल भी हमने बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। आइए चेक करते हैं स्टेप 1 क्या होगा। कल मैंने आपको किसी दूसरे तरीके से कराया था, यहाँ दूसरे तरीके से करा रहे हैं। देखें आपने क्या किया, स्टेप 1 आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा और यहाँ पे लिखा आपने और इस ओर में है MnO2। 4% का मतलब ये है कि अगर और 100 है तो ये 4 होगा। तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 टन में 1000 हजार। किलोग्राम होते। तो आपने इधर x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा 40 kg। यहां आपने kg लिखा है, यहां भी आपका kg है। क्या आपको स्टेप 1 समझ आ गया?
MnO2 40 किलोग्राम आ गया। क्या आपको स्टेप 1 समझ आ गया मेरे बच्चों? सर रिपीट कर लो। दोबारा सुनिए, इसमें लिखा है 4% बाय मास ऑफ MnO2, यानी अगर 100 और का किलोग्राम वजन है तो MnO2 4 होगी उसके अंदर, यानी अगर 100 किलोग्राम है तो 4 किलो उसमें MnO2 होगा। तो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम में कितने किलोग्राम होंगे MnO2? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 किलोग्राम निकाल लिया आपने। बोले कि आपको स्टेप 1 समझ आ गया बेटे? जी सर। आप आ जाइए स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने उसने आपसे पूछा क्या है, मास ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज किलोग्राम पूछना है। तो आपने लिखा एक MnO2, MnO2 यहाँ लिखा है, मैग्नीज यहाँ लिखा है, इसका MR लिखा है 86.9 और मैग्नीज है 54.9, इसका AR है। तो अगर इसका मास, इसका MR लिख लिया, MR AR लिख लिया, तो 40 में कितना X आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25.3 kg आ गया। बोले कि आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर आपने 100 क्यों लिया था शुरू में? बेटा क्योंकि 4% लिखा हुआ है ना सवाल में, देखिए और से पहले में स्टार्ट में 4% लिखा है ना इसने, यानी 100 किलोग्राम अगर और होगी तो उसमें 4 किलोग्राम MnO2 होगी। तो अगर और आपने लिए 1000 किलोग्राम तो 1000 किलो में 40 किलोग्राम MnO2 आ गया। फिर स्टेप 2 पे आपने लिखा MnO2 और Mn, इसका MR, इसका AR। मैग्नीज का AR है, AR ऑफ मैग्नीज इज 54.9। तो आपने 40 किलोग्राम जो MnO2 आया था इसके नीचे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25.3, ए इज द आंसर। बोलो मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड इन एन एटम ऑफ फास्फोरस? बताइए फास्फोरस में कितने 15। इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 होते हैं ना बेटे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, क्या यही है? जी सर। तो बताइए इन सब में से कौन सा आंसर सी। होना चाहिए? क्यों सी होना चाहिए? सवाल ये, विच एटॉमिक ऑर्बिटल आर ऑक्युपाइड इन एन एटम ऑफ उसमें फास्फोरस? 2s भी है, 2p भी और 3s भी है। 3s, 3p तो नहीं है ना? नहीं सर। और पहला वाला नहीं हो सकता तो सर 1 पी से स्टार्ट किया जबकि 1 का पी होता ही नहीं है, बी में 2 डी लिख दिया उसने, वो भी नहीं पॉसिबल। ये देखिए सबसे आसान हल ये, मैंने हमेशा आपसे कहा है, MCQ ऐसा बनता है कि आप क्योंकि करेक्ट ढूंढेंगे, आप ढूंढे कौन से गलत हैं, जो बच गया वो आंसर। देखें इसमें थर्ड शेल नहीं है, ये गलत है। इसमें 2p 2d कहां से आ गया? 2 में तो d सर होता ही नहीं है। फॉस्फोरस डी ब्लॉक में है भी नहीं, वो पी ब्लॉक में है, उसमें कभी डी का ऑर्बिटल आता ही नहीं है। सेकंड में तो d आता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें 2s भी है, 2 भी है, 3s भी है, ये तो मैच कर रहा है, तो हो सकता है कि ये हो। ठीक है, डी में देखें 2s, फिर 3s, फिर 3d, 3d नहीं होता, तो खाली एक ही ऑप्शन बचा है सी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। देखिए इसके अंदर 3p नहीं लिखा सी में, अब क्यों नहीं लिखा? हो सकता है कि इसके कोई इलेक्ट्रॉन चले गए हो कहीं, लेकिन उसने ये पूछा है कि कॉन्फ़िगरेशन का ये हिस्सा क्या फास्फोरस में कौन सा हिस्सा होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा इसके अंदर है। बोले कि आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा कह रहे हैं आप? सी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कंपाउंड है, सम ऑफ द कार्बन एटम इन कंपाउंड हैव अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, कितने टेट्राहेड्रल हैं, कितने ट्राइगोनल प्लेनर हैं? इसकी DI सुन ले। टेट्राहेड्रल के लिए sp3 होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब है डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और sp3 के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए।
चलिए पहले हम सिंगल बॉन्ड ढूंढेंगे बेटे। बताइए क्या इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है? जी सर। हाँ सर। क्या इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड है? हाँ। क्या इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड है मेरे बच्चे? हाँ। ठीक है जी। 4 5 6 बोले इसमें भी है। इसमें भी छठन में भी है सर। 8 इसमें भी है। हाँ। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। हाँ सर। इसके अलावा कहीं और आपको नजर आ रहा है सिंगल बॉन्ड? नहीं सर, 9 ही है इसके अंदर। इसके अलावा कहीं सिंगल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, तो भाई टेट्राहेड्रल आपके पास 9 है। अब है डबल बॉन्ड पे। क्या ये इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है? हाँ सर। जी। क्या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है? हाँ। 3 4 5 6 बोले क्या ये नजर आ रहे हैं आपको? हाँ। ठीक है 6 हो गए बेटे। ये 7 हो गए। ये 8 हो गए। और कहीं नजर आ रहा है? नहीं सर, 8 ही होंगे इसमें। नहीं सर। नहीं आ रहा, तो यही आंसर सही है दो। तो इसका मतलब है डी आंसर हमारा करेक्ट है। बोलो मेरे बच्चों क्या ये सवाल समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है। जी जी अच्छा अब आप लोग एक काम करिएगा, मुझे ऐसे क्वेश्चन निकाल के देंगे, ऐसे ईयर आप बोले मुझे ईयर कौन सा कराना है, वो ईयर बताएं जिसका थ्रेशोल्ड बहुत कम है। सर जो अक्टूबर नवंबर 2021 के है ना, वो तीनों पेपर में 22 थ्रेशोल्ड पे है। सही है, तो वो कराएंगे ठीक है। अच्छा अब जैसे ही आपका पेपर 3 हो जाता है ना, यानी मंडे से मैं आपकी क्लासेस बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। असल में आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, अगर आप मुझे मेरे पीछे पड़े मुझे बोले तो मैं आपकी क्लासेस भी बढ़ा दूं। चले इसको आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, ठीक है। अ व्हाइट पाउडर इज नोन टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनना, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो ये क्वेश्चन सबसे आखिर में करता, ठीक है। आइए इसको सुने कैसे करेंगे। एक व्हाइट पाउडर है, ठीक है, उसमें मिक्सचर है मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है जी। ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। आपसे कह रहा है कि आपके पास है 100 cm³ और 2 मोल पर dm³ NaOH। इट जस्ट इनफ टू डिसॉल्व द एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा। आपको पता है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। जी आप, सर। आपको ये बात पता है एम्फोटेरिक है ये। ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी करेगा। बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड अल्कलाइन है या एसिडिक है? बेसिक है सर। बेसिक है। ये तो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना। जब देखें आपने पूरी मैं कहानी सुना दूंगा, फिर आप दोबारा कहेंगे ना समझ मजा नहीं आएगा। आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम ऑक्साइड में डाला, ठीक है, उसके मिक्सचर में डाला, ठीक है। यहां आपके पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहां आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने डालना है इसके अंदर NaOH। बताए कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा? Al2O3 कर जाएगा सर। Al2O3 कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है X ग्राम डिसॉल्व हो गया, X ग्राम डिसॉल्व हो गया। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, कैसा जी फॉर्मूला? सर। देखिए ये रहा स्टेप 1। वन। आप आपने करा क्या है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 से। इसकी कंसंट्रेशन 2 है, इसका वॉल्यूम 100 है, 1000 से डिवाइड किया 0.2 मोल आ गए NaOH। बोले यहां तक मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा अब नीचे देखें, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये NaOH है। बताएं कितना रेशियो इन दोनों के दरमियान? 2:1 का। 1:2 का। 1:2 का रेशियो है। आपने लिखा 1:2। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल है, तो क्या आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल नहीं निकाल सकते बेटे? हाँ निकाल सकते हैं सर। करें रेशो क्रॉस, लगा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ रहा है। 0.1 आएगा। 0.1। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, अच्छा x, x क्या लिखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड x, ये x ना लिखें आप, x के x क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है ना x ग्राम, यहाँ आप y कर दें इधर, ठीक है, इधर आप y कर दें y,
तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 0.1 मोल ऑफ Al2O3। बोले ये दो सही हो गए, जी सर। यहां तक आपकी जान छूट गई। ठीक है, अब बताएं फ्लास्क में क्या चीज बची होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे बच्चे, ये देखो ये आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इसमें HCl डाला है इसने ना, बताएं क्या HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा? हाँ सर। जी बिल्कुल जी कर, सर। बिल्कुल कर लेगा। ठीक है, चले आइए आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 की तरफ आते हैं। देखिए स्टेप 3 में आपने मोल ऑफ HCl निकालने वैसे के वैसे ही, है ना? तो मोल ऑफ HCl कैसे निकालेंगे बोलो जरा भाई? फॉर्मूला पर यूज किया फॉर्मूलाज। है ना, वैसे करेंगे ना, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये देखो 2 मोल, ये देखो 800 cm3, इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड किया, 1.6 मोल ऑफ HCl आ गया। बोलो क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, जी लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो, एक चीज आप भूल रहे हो, क्या इसके अंदर क्या ये इसके, टोटल मोल्स हैं, बाकी रिएक्ट कर जाएंगे। नहीं क्या इसके अंदर अभी भी Al2O3 नहीं होगा? अगर वो एक्सेस में हुआ तो जी होगा। हो नहीं, चांसेस तो है ना होने के, क्योंकि वो तो एम्फोटेरिक है। अगर होगा तो वो रिएक्ट करेगा, वो भी रिएक्ट करेगा HCl से। बोले क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा ठीक है, बताइए यहाँ तक स्टेप 3 तक सबको समझ आ गया? जी। चलिए आइए अब हम स्टेप 4 करते हैं और एक रेशियो निकालते हैं Al2O3 का और H पॉजिटिव का। ठीक है, बताइए इस इक्वेशन में Al2O3 और H पॉजिटिव का क्या रेशियो है? 1:6 का। 1:6 का लगाया, तो इसके तो 0.1 मोल आपने कंफर्म निकाल लिए ना, इसके तो आपने 0.1 निकाल लिया, आपने यहाँ लिखा 0.1 और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसका नाम रख लेते हैं Z। आपने Z निकाल लिया 0.6 मोल ऑफ HCl। बोले यहां तक आपको बात समझ आ गई है? जी बोलो बेटा, जी बताओ Al2O3 अगर बचा होगा 0.1 होगा तो 0.6 मोल HCl लगेगा। तो बताओ टोटल मोल कितने थे HCl के? 1.6। 1 बचे। अब 1.6 में तुमने 0.6 माइनस किया, तुम्हारे पास 1 आ गया। अब रिमेनिंग एच जो बचा है 1, वो करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आपने रेशियो लगाया मैग्नीशियम और ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड 2H पॉजिटिव, इसका रेशियो निकाला 1:2। ठीक है, अब आपने इसका नाम रखना है, Z भी हो गया, A रख दें, तो A आ गया आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.5। आपने 0.5 पे दोनों टिक लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि डी आंसर आपका करेक्ट है। अच्छी तरह से देखें, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, आपने क्या किया दोबारा सुने। एक व्हाइट पाउडर है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। आपने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। अब आपने एक कंटेनर में दोनों को रखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जस्ट इनफ टू डिसॉल्व द एल्युमिनियम ऑक्साइड। तमाम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है डिसॉल्व हो रहा है, तमाम एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब है टोटल एल्युमिनियम ऑक्साइड है 0.1 मोल। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकाली, फिर आपने मोल रेशियो लगाया जो ये मोल रेशियो है, उससे एल्युमिनियम ऑक्साइड की वैल्यू निकाल ली आपने, उसके मोल निकाल लिए। फिर स्टेप 3 में आपने कहा भाई अब नया नहीं लिया है, उसमें HCl डाला है, HCl भी डाला है। अच्छा, इसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड भी था, ठीक है, नई और लिए वापस। तो ऑल द ऑक्साइड इन X ग्राम, यानी इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड भी डिसॉल्व हो गया और MgO भी हो गया। आपने सबसे पहले इससे इसका रेशियो निकाल के आपने देख लिया इसको, एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.1 मोल को कितने H चाहिए, आपने लिखा 0.6 मोल चाहिए H। फिर आपने स्टेप 5 में किया, रिमेनिंग मोल निकाले H के, फिर मोल रेशियो निकाल के मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल निकाल दिए। बोलो मेरे बच्चों, क्या बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए।
अब ये कह रहे हैं आपके पास एक ग्राफ है जो पीवी और टी के दरमियान ग्राफ है, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है. Which gas gives this graph over the widest range of temperature pressure? इसका क्या मतलब है कि widest range of temperature का मतलब है gas will not deviate. सवाल में क्या लिखा है आपको पता है ना, आइडियल गैस होती है. आइडियल गैस में क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, पता है ना आपको. मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर पीवी और टी के दरमियान ग्राफ बने तो क्या होगा, अगर स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है. मैंने कहा था आपके कोर्स में सिर्फ एक ही गैस है जो स्ट्रेट जाती है, वो हाइड्रोजन गैस है. उसके बाद सबसे ज्यादा जो डेविएट होती है वो अमोनिया गैस होती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आइए इस सवाल को देखते हैं. सवाल है विच गैस गिव दिस ग्राफ, ये कौन देगा ग्राफ. पहला है हाइड्रोजन. बताइए हाइड्रोजन में और HCl में, HF में, O2 में सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसमें है, H2 में. हाइड्रोजन में. अब अगर हाइड्रोजन में लेस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वंडरवॉल भी लेस होगी. जब वंडरवॉल लेस होगी तो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है. जी सर. जब एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है. अच्छा जी, अब HCl आइए, बताइए इसके अंदर परमानेंट डाइपोल है हाँ. तो ये नॉन आइडियल होगी. सर. सिर्फ एक मिनट रुक जाएगा, मैं चारों करा रहा हूँ फिर आप सवाल लेता हूँ, ठीक है. अच्छा देखिए ये HF है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी नॉन आइडियल है, सही है. ये ऑक्सीजन है. अब बताइए हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रॉन है, मोर वंडरवॉल होगी. मोर वंडर मतलब इस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इसके अंदर ज्यादा वंडरवॉल होगी, तो ये भी नॉन आइडियल. तो इन चारों में सबसे ज्यादा आइडियल कौन सी है, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन ही इसका आंसर होगा. अब पूछे क्या कह रहे थे हसन. हसन सर HCl में H बॉन्डिंग नहीं होगी बिकॉज़ फोन क्लब है इसके अंदर. HF में हाइड्रोजन, HF में HCl में. नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि फोन में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सॉरी सर. सही है. चलें, क्या आपको ये बात समझ आ गई. और मैंने आपको, अल्लाह इस बात का गवाह है, मैंने अपनी थ्योरी क्लास में बताया था स्ट्रेट लाइन सिर्फ हाइड्रोजन की होती है. सर तो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये किसकी होती है, आइडियल गैस मतलब कोई भी नहीं है क्या, कोई आइडियल गैस. देखिए दुनिया में तो कोई आइडियल गैस है ही नहीं ना, तो क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे कम है तो ये वाहिद है जो स्ट्रेट चली जाती है. और ये एक्स एक्सिस में क्या है जो आपने जो ग्राफ खुद जो बनाया है उसमें. देखें ये वो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे ये गैस आइडियल को छू रही है, देख रही हैं आप. इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस छू रही है, अमोनिया गैस छू रही है. तो ये टेम्परेचर रखेंगे, ये टेम्परेचर जो इस पे टच कर रहा है वो ये, इस पर ये गैस हो रही है, ठीक है. सही है. समझ आ रही है, नहीं आ रही है. आगे से. जबकि जो हाइड्रोजन है ना, देखिए इसका ये तो डेविएट, देखिए जितना इस लाइन को छोड़ के नीचे जाएगी ना, ऐसा खड्डा, ऐसा ऊपर, ऐसा ये डेविएट करेगा. हाइड्रोजन ने क्या किया, देखिए ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट ही है, बस इसका थोड़ा सा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है. सही. नियर, ये इस जगह पे नियर टू आइडियल है, नियर टू आइडियल. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है. विल नॉट, गैस विल नॉट डेविएट मींस आइडियल, ये पूछ रहा है. बेटा आपको बात समझ में आ रही है. जी सर. ठीक हो गया, ठीक हो गया. चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 है अ वेदर बलून इज फिल्ड विद 12 किलोग्राम हीलियम, ठीक है जी. अच्छा अब ये हाइट पे पहुंचा है 20 किलोग्राम, 20 किलोमीटर. द प्रेशर इनसाइड द बलून इज 600 पास्कल एंड द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज 216 केल्विन. what is the volume of the weather balloon at this height, correct to 3 segment figure. देखें क्या हुआ है जी. ये आपका एक, अब ये दूसरा वाला बलून है लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है. चलिए इतनी घटिया तस्वीर बनाने से अच्छा है
ये सचमुच का बलून ही बना लिया था, ठीक है, ये बलून है। इसके अंदर है हीलियम, वो है 12 kg, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हाइट है इसकी यहां से लेके यहां तक, वो है 20 किलोमीटर, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द बलून इज 6,000 पास्कल। टेम्परेचर है 216 केल्विन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेदर बलून एट दिस हाइट? अच्छा, करेक्ट। अच्छा, वॉल्यूम पूछ रहा है। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे ना? अभी देखते हैं, इंशाल्लाह इसको देखेंगे, आप जैसा बोलेंगे हम मिलके करेंगे, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है। क्या वॉल्यूम को, तो क्या इसके अलावा और भी लगेगा फॉर्मूला? हाँ, अगर दो टेम्परेचर होते हैं और दो प्रेशर होते हैं तो फिर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके लगाते हैं। इसके अलावा कोई लग नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं, एन की जगह में लिखता हूं M/MR RT डिवाइडेड बाय प्रेशर। चलो मेरे बच्चों, शाबाश, बताओ इसका मास कितना दिया हुआ है? 1200 ग्राम है ना? जी अच्छा, इसका AR/MR कितना है? 4। जी आर की वैल्यू बताओ क्या लिखें? 8.0 8.0 31 8.31 8.31, ठीक है जी। टेम्परेचर कितना केल्विन दिया हुआ है? 216। प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है? पास्कल ही चाहिए होता है ना मेरे बच्चों? 6,000। जी सर। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है सर, 897। बेटा ये मीटर क्यूब में आंसर आएगा, डीएम क्यूब में चाहिए, वो चला गया। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे। 897 मीटर क्यूब। सर सी आएगा आंसर। तो मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है तुम एग्जाम में इस तरह तो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें समझने के लिए तो स्टेप बाय समझाना पड़ेगा ना। अच्छा, अब स्टेप 2 में तुम क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो वो डीएम क्यूब में आ जाएगा। याद नहीं है 10⁻³ 10⁻³ लिखते थे, तो यहाँ 10⁻+3 लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 897,000 डीएम क्यूब। बेटा कौन सा आंसर कह रहे थे आप? सी सी आंसर कह रहे थे, बिल्कुल सही। बोलो, यहां तक बात समझ आ गई है? बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which pair of enthalpy changes will always share the same sign? Both are always exothermic. चलिए अब सवाल को छोड़े, मैं आपसे पूछूंगा एंडो एक्सो। बताइए, एटोमाइजेशन एंडो होती है एक्सो? एंडो एंडो। एंडो। कंबशन एंडो होती है एक्सो? एक्सो। एक्सो एक्सो। एस से सोल्यूशन, एस से सरसज्जाद। पॉजिटिव बच्चों के साथ पॉजिटिव, निगेटिव, तो मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सो। एस से सोल्यूशन, एस से सरसज्जाद, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव। हाइड्रेशन क्या होगी हमेशा? एक्सो। ठीक है जी, एक्सो हो गई, एक्सो हो गई। बताइए कौन सा आंसर सही आ रहा है भाई? सी सी सर। दो, दोनों सेम आ रहे हैं, सही है। प्लस का मतलब एंडो, माइनस का मतलब एक्सो, आपको समझने के लिए लिखती है। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्लोरीन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। विच, अच्छा जी, आपको बताना है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। देखें, ऑक्सीजन होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, तो ये +4 होगा। ये ऑक्सीजन -2 ये -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, -4, तो ये +4।
ऐसे ही होगा। सही चार्ज हाँ कैसे प्लस सर फाइन चार्ज है, शाबाश शाबाश शाबाश। दोबारा प्लस दोबारा 3 आएगा सर। दोबारा सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 2 2 4 -4, वहां जाके +4 +4 -3 +3। तो बताइए क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस हुआ है सर। ये रिड्यूस हुआ है। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं, 3 2 6 -6, वहां जाके +6 सर प्लस +5 आएगा। तो +5 आ जाएगा। तो बताएं क्लोरीन एटम आर ऑक्सीडाइज्ड, गलत जुमला है? सर सी आंसर होगा इसका, सम रिड्यूस हो रहे हैं और सम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। नहीं, अभी एक मिनट बात तो सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। बताएं क्लोरीन एटम आर ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ठीक है। क्लोरीन एटम आर रिड्यूस्ड, जी हाँ। some chlorine atoms are oxidized and some chlorine atoms are reduced। क्या बात है आपकी भाई, जबरदस्त। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। शाबाश शाबाश, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया भाई। चलिए अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है जी। द रिएक्शन इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम at 700 degree centigrade. The partial pressure of oxygen given, partial pressure of sulfur dioxide is given, ठीक है जी। Kp is given, बहुत बच्चों वाला सवाल है इंशाल्लाह। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, फॉर्मूला ड्राइव किया। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 इज इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड है 20.3 का स्क्वायर। सर इसमें ये बस सीन है कि वो पास्कल में दिया हुआ है, किलो पास्कल में दिए हुए हैं। कोई मसला नहीं, आखिर में हम उसको कर लेंगे ना। सर तो अगर एक यूनिट हम पास्कल रख रहे हैं, दूसरा किलो पास्कल, तो आंसर अजीब नहीं आता, मतलब सब सेम यूनिट में होने चाहिए। अच्छा चले एक काम करते हैं, हम सबको फिर किलो पास्कल में कर लेते हैं, ठीक है, सही। क्योंकि किलो पास्कल में आ रहा है ना, तो हम सबको पास्कल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मैं इसको किलो पास्कल इनवर्स में करूं तो सो कोई माइनस सर -3 नहीं आएगा। नहीं, एक मिनट रुके ना, देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसको कन्वर्ट करना मुश्किल है, इनको कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। तो अब हम जो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे ना, वो पास्कल में रखेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 1000 से डिवाइड करके किलो पास्कल निकाल देंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये ज्यादा अच्छा तरीका। डायरेक्टली नहीं कर सकते कैलकुलेटर में डाल के केपी की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 में? नहीं ना, ये आपकी गलत हो सकती है ना, ये इनवर्स है। आप मेरी बात को समझें, आप कर सकते हैं। अब इतना दिमाग अगर आपके पास चल रहा है कि इनवर्स को किलो इनवर्स में कैसे करेंगे, तो कर लें आप। मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा ना इस वक्त, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए आसान ये लग रहा है, मैं किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर दूं। करना आसान है, वो कैलकुलेटर ने तो करना है, हमने क्या करना है। ये देखें, 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने, इंटू 10⁻³ लिखा है। क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये कर लिया। आपको ये निकालना है, ठीक है, ये x स्क्वायर कर दें। ऑक्सीजन कितना है, 375 इंटू 10⁻³ कर दें। सही है बेटा, बोले x का आंसर क्या आ रहा है? सर इसका आ रहा है 3.7। अच्छा अंडर रूट करने के बाद बताऊंगा आपसे। अंडर रूट करने के बाद बता दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा 375 इंटू 10⁻³ और फिर हमने डिवाइड किया होगा इसको 20। सर बी आंसर आ रहा है। अच्छा एक मिनट ना, पहले इसका आंसर तो बताओ, एक्स का आंसर क्या आ गया? इसका जो डी में लिखा हुआ है ना, वो वैल्यू आ रही है, पूरी डायरेक्ट आ रही है सर हम इसको 60। डिवाइड, मतलब जी सर से डिवाइड भी तो करेंगे। 304 आ रही 609 है, 304 30 और फिर 4। जी। अच्छा जी, लेकिन ये तो हमारा आंसर किस में आया होगा, पास्कल में। सर वो पास्कल में होगा, 609 किलो पास्कल में बी आएगा। सर हाँ बी आएगा ना, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अच्छा, ये आंसर आपने जो एक्स बताया यही है ना इसका पास्कल में, ये 609 इसका जी आंसर। जो डी में लिखा हुआ है वही एक्स की वैल्यू आ रही है। अच्छा ये जो आपने लिखा ये आ गया, ठीक है।
अब आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है। अब बताएं क्या आ जाएगा? सर इसके बाद बी वाला आंसर आ जाएगा 609 किलो पास्कल। 60, तो यहाँ पॉइंट होगा ना, फिर 0.4 है बेटे। सर जो किधर आपने से? ऊपर वाला लिखा है ना आंसर, जो डिवाइड करने के लिए लिखा है, वो हाँ आंसर हाँ है 609304। हाँ सर तो वो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1000। 304 है। 609304 है, तो तकरीबन आपका यही आंसर आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे 609.304, वो नेगलेक्ट करा, 609 बी आंसर इस करेक्ट। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आई है? जी सर। देखो मैं तुम्हें कहता पास्कल इनवर्स है, उसको किलो इनवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक नई चीज और एक डाउट में जाओगे। बचपन से किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना आसान है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने वो किया ही नहीं इस पे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे बच्चों कि अमोनिया इज मेड बाय हेबर प्रोसेस, द रिएक्टेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये एक्सो, ये एंडो। व्हाट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? एडिंग आर्गन। अरे भाई बताएं, आर्गन बढ़ाने से कोई फर्क होगा? आर्गन बढ़ाने से क्या होगा? नहीं इनर्ट कुछ नहीं करेगा। इनर्ट है, और वैसे भी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसको डाल देंगे तो क्या फायदा। नंबर 2, डिक्रीज द टेम्परेचर। जब डिक्रीज करेंगे तो वो किसको करेगा? वो, अरे भाई डिक्रीज करने से आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, रेट नहीं बढ़ेगा। रेट नहीं बढ़ेगा, यील्ड नहीं पूछी उसने, रेट पूछा है, ये ध्यान में रख लेना। अच्छा, इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द टोटल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंटेनर छोटा ले लिया, कंटेनर छोटा ले लिया बेटा, अब पार्टिकल्स करीब करीब आ गए, कोलिजन होगा, बताइए रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गया, चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, तो रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, अमोनिया रिमूव करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी, रेट नहीं बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी, रेट नहीं बढ़ेगा, तो सी आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12। सर बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज करते तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट नहीं नहीं नहीं, करता। हाँ करते हैं, वो तो यील्ड को करेगा ना, रेट रेट कम हो जाएगा डिक्रीज करने से ना बेटे, पार्टिकल अपनी एनर्जी निकाल देंगे, तो अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो टकराएंगे कैसे बेटा? डिक्रीज द टेम्परेचर सर किया ठीक ना, है, समझ आ गया सर, सही समझ। यील्ड नहीं। देखो देखो, हमेशा याद रख लेना, ये मुझसे भी मिस्टेक हुई है, ठीक है, कई दफा मुझसे भी मिस्टेक हुई। यील्ड अलग चीज है, रेट अलग चीज है। इसने रेट पूछा है, आपने यील्ड को हटा देना दिमाग से, इसके लिए तैयार रहेंगे आप एग्जाम में। ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। बताए पीरियड 3 में वो कौन सा एलिमेंट है जो जॉइंट है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। उन्हीं उसका ऑक्साइड जॉइंट है। एल्यूमिनियम। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड जॉइंट है? यस। हाँ। क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड जॉइंट है? हाँ। बिल्कुल ठीक है। क्या सिलिकॉन ऑक्साइड जॉइंट है? हाँ सर। जॉइंट। क्या फास्फोरस जॉइंट है? नहीं। तो डी तो कैंसिल हो गया। बोलो, बात समझ आ रही है? अच्छा, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन, तो MgCl आयनिक होता है, कैंसिल। AlCl3 कोवेलेंट होता है, SiCl4 कोवेलेंट होता है, तो भाई मैग्नीशियम भी कैंसिल हो गया। Its ऑक्साइड विल न्यूट्रलाइज HCl, एल होगा सर, एम्फोटेरिक होता है वो। तो बताइए इट्स ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है, हाँ। ये रिएक्ट करेगा। हाँ सर। और SiCl4 एसिडिक होता है। ये एसिडिक होता है, ये नहीं करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा, तो बी इज द आंसर। बोले, बात समझ आ गई है? मेरे बच्चों ऐसे ही करना है सॉल्व, ठीक है, कहीं आगे पीछे दिमाग ना चलाना। जिस ठीक है तरीके सर। से मैं जिस तरह से करा रहा हूँ ना MCQ, देखो मुझे चाहिए पूरे पूरे नंबर,
30 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, 30 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, मैं 30 बता। अब सही है, लेकिन 35 बस इतने ही आ सकते हैं, तो ये सही है नहीं, ना? देखो अगर 30 को क्रॉस कर गए, बाकी सारे मार्क्स बोनस है। मेरी बात सही है। समझ इंशाल्लाह रहे? सर। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ ना 35 से ज्यादा आएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र नहीं है। आ पाते। अरे भाई, अल्लाह से जैसा गुमान करोगे वैसा ही होता है। जो लोग अपने जहन में बिठा के हुए रखे हुए नहीं आते, और यकीन मानो उनके नहीं आएंगे। सर उम्मीद रख के गई थी, पीटू में इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी मैंने, अब मैं क्या करूं, वो उम्मीद कहाँ जाए। सेम हियर। मैं आपको एक बताऊं, देखें, मैंने एक जगह पढ़ा था, अल्लाह को जैसा गुमान करोगे मैंने अल्लाह को वैसे ही पाया है। ठीक है? तो अल्लाह, मैं पढ़ता था ना, मैं कहता था एक ही बंदा फर्स्ट आएगा पूरे यूनिवर्सिटी में, वो मैं हूँगा। यकीन मानो यही सोच के पढ़ता था। मैं जिस सब्जेक्ट में ये सोच के गया, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हमेशा। हमेशा याद रखो कि अल्लाह अल्लाह को जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसे ही पेश आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखो तुम्हारे बदले मैं कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है सबके पूरे न पूरे नंबर आएंगे, 35 से कम नहीं आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई मेहनत करी, ये तो बोल रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं ना बेटे। अल्लाह को जैसा गुमान करोगे, आइंदा कभी भी ये नहीं कहना P1 में नंबर नहीं, बोलो इंशाल्लाह मेरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह मेरे पूरे पूरे नंबर आएंगे 40। मेरे बच्चों, एक दफा मैं ड्राइविंग का टेस्ट देने गया था, ठीक है? तुम यकीन मानो मैं फेल हो गया। ड्राइविंग टेस्ट में मेरी तो ऐसी इंसल्ट हुई अंदर ही अंदर पूरी फैमिली में। तुम यकीन मानो, फिर मैंने ड्राइविंग क्लासेस का टेस्ट दिया, 100 आउट ऑफ 100। कसूर मेरा था, मैं अल्लाह से गुमान करके तो गया था कि मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी, कुछ पढ़ा ही नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है बेटे? तो अल्लाह से गुमान तब करेंगे जब पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह पूरा पूरा एफर्ट करें और फिर अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, पढ़े और देखें, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच रो कुड रेफर टू बेरियम मेटल एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बेरियम कलर सीन व्हेन द मेटल इज बर्न इन ऑक्सीजन, सही है। बताइए, बेरियम को जब आप ऑक्सीजन मेटल में डालते हैं तो बताइए कौन सा कलर आता है? ग्रीन आएगा सर। अरे भैया, वाइट फ्रेम तो नहीं आ सकता, ठीक है? एमजी का होता है वो। तो देखो, या जो मेरे जहन में आ रहा है, या तो वो, टू बी ऑनेस्ट, या तो वो ब्लू का, लेकिन ब्लू तो सल्फर का होता है, बेरियम ही का ग्रीन होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, सर ब्लू कॉपर का नहीं होता। ब्लू तो कॉपर को तो बर्न करते वक्त ब्लू नहीं होता ना, सल्फर वाहिद है सल्फर। मुझे याद पड़ा, सल्फर लिखाया था तुम्हें, सल्फर को जब बर्न करते हैं वो ब्लू कलर होता है। जी सर, सल्फर डाइऑक्साइड की मेकिंग आपने हाँ, बताया। सल्फर, सल्फर का भी। तो बेरियम का ग्रीन है। मैंने आपको एक चार्ट पहले शेयर कर चुका हूँ, स्क्रीनशॉट भी आपने इसी तरह ऑनलाइन क्लास में ली थी, मैंने कलर चार्ट दिखाया था, पूरा कलर। अगर नहीं है तो क्लास के फोन पर मुझे याद दिलाएंगे, मेरी 9 बजे एक और क्लास है, मुझे याद दिलाएंगे, मैं भेज दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है? भेज दें सर। मैसेज कर देंगे, मैं भेज दूंगा पूरा। ठीक है सर। अच्छा, तो भाई आपका ये ग्रीन ग्रीन आंसर है, ठीक है? बताइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा पीएच होती है कम होती है? ज़्यादा हो गई सर, सॉल्युबल होता है वो, 13 ज्यादा हो गई। 13 होती है, बी आंसर। क्योंकि मैंने कहा था ना कि ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड और आखिर में बेरियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट के दो एक्वस होते हैं, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो होते हैं, बाकी सारे सॉलिड होते हैं, हाई पीएच। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बेटा, सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ हैलाइट एंड aqueous ammonia is then added. The ionic equation for the two reactions that occur are shown. नीचे दिया हुआ है, ठीक है? The position of equilibrium one lies to the left when x dash is equal to iodide. बताइए, सिल्वर आयोडाइड सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल सर। इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो लेफ्ट पे कैसे जाएगा भाई? अगर ये डिसॉल्व होगा तो पीछे जाएगा ना एक्वस, तो ये गलत हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? बोलो बेटा, ए वाली बात समझ आ गई है? सर तो मतलब हम इस तरह आर्ग्यू नहीं कर सकते कि जब वो आगे जाके NH3 के साथ जाएगा ही नहीं, डिसॉल्व भी नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, तो उसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम 1 की बात कर रहा है ना, 2 पे क्यों चली गई है? अच्छा सही है सर। 2 में तो आयोडीन है भी नहीं।
ठीक है ना, एक्स है। जब सॉलिड आ गया तो बैकवर्ड जाएगा नहीं, ये इसलिए लिखा है कि क्लोरीन होगा तो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? ब्रोमीन होगा तो थोड़ा सा जाएगा। अच्छा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कॉजेज द इक्विलिब्रियम वन टू मूव टू द लेफ्ट। बताइए, अमोनिया जब डालेंगे, इंक्रीजिंग अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मैंने लिखा है अमोनिया रिएक्ट विद सिल्वर आयन in equilibrium 1 concentration of silver ion decreases, hence equilibrium move towards lesser concentration side। दोबारा सुनिए, जब आप अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सिल्वर ज्यादा रिएक्ट करेगा कम करेगा? ज्यादा। ज्यादा। तो बताइए इस साइड पे कंसंट्रेशन सिल्वर की कम होगी ज्यादा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम करेगा उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे। तो ये तो जुमला सही है ना? हाँ। तो ये सही जुमला है। अच्छा जी, अब आगे बढ़े या इसके बाकी ऑप्शन देखें? देखें सर बाकी ऑप्शन भी। अच्छा ठीक है। दूसरा कह रहा है केसी ऑफ इक्विलिब्रियम 2 इज लार्जर व्हेन x इज क्लोरीन। जब x क्लोरीन डालेंगे देन व्हेन x इज आयोडीन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसके अंदर कहीं x नजर आ रहा है आपको? नहीं सर। तो फिर ये बात करना तो बेकार हो गई ना केसी की। ठीक है सर। दोनों का सर तो हम दोनों इक्वेशंस को लिंक करके नहीं कर सकते? बेटा इक्विलिब्रियम 2 की बात कर रहा है ना, कर तो सकते हैं अगर उसने कोई कनेक्शन डाला हो। वो तो डायरेक्ट केसी फॉर इक्विलिब्रियम 2 कह रहा है, इक्विलिब्रियम 2 में तो x है ही नहीं। सही। ठीक है, इक्विलिब्रियम 2 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये +1 चार्ज है, इधर भी +1 चार्ज है, तो रिडॉक्स कैसे हुआ? गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। वाटर एंड अमोनिया टेक पार्ट इन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस द अमोनियम आयन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? अमोनिया को डालेंगे वाटर के अंदर तो क्या होता है? अमोनिया बेस है, ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो ये बनेगा अमोनियम और ये बनेगा OH नेगेटिव। ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। बोले कौन सा आंसर सही होगा? डी। डी आंसर सही हो जाएगा, वाटर एक्टिंग एज एन एसिड। बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाए। ड्यू टू देयर सिमिलर आयनिक रेडियाई द रिएक्शन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स आर वेरी सिमिलर। अच्छा ठीक है, बात हो रही है लिथियम की और बात हो रही है मैग्नीशियम की। Which statement about the reaction of lithium or its compound can be predicted from this statement? Lithium burns very slowly in oxygen. Lithium carbonate decompose on heating in a blue Bunsen burner flame, forming lithium oxide and carbon dioxide. बेटा यही बी सही लग रहा है मुझे। सी देखते हैं। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर्मिंग लिथियम नाइट्राइट। बिल्कुल, जरा आप चेक करिएगा, मैंने ग्रुप 1 में आपको यही लिखवाया था शायद। आप चेक करेंगे कि या मैंने यही बताया था, लिथियम नाइट्रेट नाइट्राइट और आपने पोटेशियम और सोडियम के लिए बताया था ना ये वाला? शुरू के 2 एलिमेंट, या सोडियम और पोटेशियम। बोलो बेटा। सोडियम और पोटेशियम के लिए। बेटा सिर्फ लिथियम नहीं करता, लिथियम करता है। लिथियम नाइट्रेट की ये क्वेश्चन है सर गलत है ये वाली क्वेश्चन दी भी है ना। बेटा एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरी बात सुनना पहले। देखो लिथियम बनाएगा ये इक्वेशन, ठीक है, 2 NO2 और क्या, हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिर्फ लिथियम बनाएगा ये, बाकी नहीं बना सकते बेटा। बाकी ग्रुप 1 के सारे ये बनाते हैं, यानी पोटेशियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन। लिथियम नहीं बनाता। सर Li2O नहीं होगा? क्या Li2O नहीं होगा? Li2? हाँ वो यार वो बस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और Li2। सर वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें खुद जाके मैग्नीशियम की तरह ही है इसके सारे। हाँ इसमें ये भी कह सकते हैं उसका सारा रिएक्शन उसके सेम है। आपको हिंट दे दिया था उसने, तो उससे भी ये गलत होगा। सर बी समझा दें।
अच्छा ठीक है जी, डी कह रहा है लिथियम रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। बी 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 जो आपने मार्क किया है। बी तो सही है ना, जब लिथियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो मेरा बेटा लिथियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यही तो होता है बेटे, कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो यही तो होता है। सही सर, मैं मैग्नीशियम से कंपेयर करना चाहिए थी। सही सही। उसने पहले ही कह दिया मैग्नीशियम और लिथियम एक जैसे, लेकिन इसके अलावा भी आपने सी वाला जहन में रखना है, ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम करता है, बाकी सारे नाइट्राइड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा, लिथियम रिएक्ट विद वायलेंटली विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, बोले क्या ये जुमला सही है? नहीं, क्यों गलत है? रिएक्टिविटी कम होती है ना क्योंकि डाउन। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो लिथियम की सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। वेरी गुड, लो रिएक्टिविटी, स्लो रिएक्शन। अच्छा सर, अगर ये स्लो है तो फिर ए क्यों गलत है? लिथियम बर्न्स वेरी स्लोली इन ऑक्सीजन। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि लिथियम बर्न्स वेरी स्लोली इन ऑक्सीजन, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। आप मेरी अच्छा, बात, आप बेस्ट फर्स्ट देख लो। हाँ देखिए ना, अब मैं आपसे कहूँ कि लिथियम बर्न नहीं कर सकता, लिथियम तो बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ ना। आप ये कह रहा है वेरी स्लो, मैं डाउटफुल था ना, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि यार ये लिथियम बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ और स्लोली करेगा, फास्ट करेगा, मैंने उसको डाउट पे छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, अब जो डी वाला है ना, लिथियम रिएक्ट वेरी वेरी वायलेंटली लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज तो मुझे अजीब सी लग रही है ना, विद कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर के साथ कैसे कर सकते हैं, वो तो कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड वाटर में तो वैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, ए के हिसाब से कह सकते हैं लिथियम बर्न्स वेरी स्लोली इन ऑक्सीजन, तो जब आप बर्न करेंगे तो वो स्लोली क्यों करेगा लिथियम, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। बेशक रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो स्लो तो नहीं करेगा, वेरी स्लोली लिखा हुआ है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे वाला तेजी के साथ करेगा एज कम्पेयर टू लिथियम। सही सही। क्वेश्चन नंबर 17, which statement about group 17 elements and their compound is correct? ठीक है जी, क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म NaCl नाक्लोट, क्या ये जुमला सही लग रहा है आपको? नहीं सर, कोल्ड का है ना उसने, कोल्ड का है, कोल्ड हॉट का में दिया होता हुआ है है। ना। कोल्ड डाइल्यूट होता है भाई, ये क्या कर दिया, कोल्ड डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट, ठीक है, और नाक्लोट तो बनता भी नहीं है, नाक्लो बनता है। अच्छा, अब अगला आ जाइए, HCl इज मोर थर्मली स्टेबल देन HBr, नहीं HBr इज मोर थर्मली स्टेबल, नहीं, उल्टा लिखा हुआ है सर इसने। हाँ HBr इज मोर स्टेबल। सर ये HCl ज्यादा स्टेबल होता है ना, HBr तो बॉन्ड बॉन्ड पर ही नहीं हो जाती एक वैसे। मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, ठीक है, बताए किसकी, सेम, एक मिनट तो रुक जाए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की ब्रोमीन की? Cl की सर ज्यादा होती है। Cl की ज्यादा होती है, तो HCl इज मोर थर्मली स्टेबल देन H, लिखा तो सही है। लेकिन उसने वजह गलत दी हुई है। लेकिन यूवी लाइट से नहीं तोड़ते HCl का बॉन्ड। नहीं बेटा, यूवी लाइट कहाँ से आ गया? नहीं, मैं बता रही हूँ कि स्टेबिलिटी के उस पे। नहीं नहीं नहीं, यूवी लाइट तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पे है ना। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, अब ये कह रहा है HCl इज मोर थर्मली स्टेबल देन HBr बिकॉज क्लोरीन इज, अरे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या कर रहे हैं भाई? तो वही तो कह रहा है सर, मैं उल्टा उल्टा लिखा हुआ है सर मैंने उसने। ये उल्टा लिखा हुआ है, वो उल्टा नहीं लिखा हुआ, सही है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सी आ जाए, आयोडीन आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सही सर, बात है। आयोडाइड आयन, जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सेकंड सेकंड लास्ट स्टेप, वाला गलत है, सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है। सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, which substance when warmed with aqueous ammonium chloride would produce an alkaline gas? Which substance when warmed with aqueous ammonium chloride, ठीक है, एक मिनट मेरी बात गौर से सुनिएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा पहले ना मुझे करने दिया करें, फिर बीच में आप मुझे बीच में इंटरफेयर कर दें,
फिर आप जो बोलते हैं मैं उसी डायरेक्शन में चले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, अमोनियम क्लोराइड लिखकर, अच्छा अब आपने देखना है कौन इसके अंदर आपको जो है वो एसिडिक गैस देगा, अल्कलाइन गैस देगा, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अल्कलाइन गैस कौन सी होगी, अमोनिया, ठीक है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या अमोनिया गैस रिलीज होगी बेटे, नहीं, ऐसे भी करो। एसिडिक गैस होगी HCl। सर ये आपस में रिएक्ट करता है वैसे, क्योंकि वो भी एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिड है। आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अगर आप गौर से देखें अमोनियम क्लोराइड का मतलब होता है अमोनिया प्लस HCl, सही है। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं इसको, गौर से सुनना मेरे सारे बच्चों, ये देखो मेरी बात गौर से सुनना, जब मैं अमोनिया और HCl को मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये तो न्यूट्रलाइज ही हो गया ना, ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ये तो इसको न्यूट्रलाइज ही कर देगा। तो जब हमने पढ़ा था ना कि एसिडिक सॉल्ट बनती है। हाँ बेटे, तो इसका मतलब ये हुआ ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल भी रिएक्ट नहीं करेगा, एस्टर भी नहीं करेगा। इस पे डाउट लग रहा है, इस लास्ट वाले को देख लेते हैं, CH3 CH2 ONA। प्लीज मेरी बात गौर से सुनना मेरे बच्चों, ONA, जब तुम इसमें HCl डालोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH, ऐसे ही होगा बेटा, बोलो मेरा बेटा ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अरे OH कहाँ से है? बेटा ये HCl का H आ जाएगा ना, अच्छा, सही। और NaCl बनेगा और अमोनिया गैस बन जाएगी, तो डी ही आंसर सही होगा। सर लेकिन मुझे ये सही समझ नहीं आया, क्योंकि हम कहते हैं कि जब वो किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तब NH3 प्रोड्यूस होता है, तो कोई डी में कैसे? बेटा ये सॉल्ट डाला है, पहली बात तो ये, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट डाला है, वो भी एक्वस। जैसे ही आप पानी में डालेंगे अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया और HCl। क्या ये बात समझ आ रही है। जी यार। आप अगर आप इसको देखेंगे, ये वीक है, वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, HCl बचेगा। क्या ये अल्कलाइन है, हाँ, क्या अल्कोहल अल्कलाइन होता है, अल्कोहल तो ना एसिड न्यूट्रल होता है। क्या एस्टर एस्टर कभी रिएक्ट करा है, एस्टर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, एक अल्कोहल बनाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, अगर आप इसको डिकम्पोज करेंगे ये बनेगा CH3 COOH और दूसरा बनेगा CH3OH। वही कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, वही अशर होगा जो इसका हुआ था। ये अल्कोहल है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। खाली यही रिएक्ट कर सकता है सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं है, ये अल्कोहल वाला सॉल्ट है, तो ये जैसे रिएक्ट करेगा अल्कोहल बनेगा और Na इस HCl के साथ मिलकर NaCl बनाएगा, इसका H यहाँ अटैच हो जाएगा, बाकी अमोनिया बच जाएगी। सही। ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, ये अल्कलाइन है। क्या आपको सबको मेरी बात समझ आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। कंपाउंड X इज द ऑक्साइड ऑफ अ पीरियड 3 एलिमेंट। इतने सारे ऑक्साइड है, कोई भी जहन में रख लीजिए, ठीक है। कंपाउंड X रिएक्ट विद वाटर टू गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन। बताइए कौन से एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। नॉन मेटल वाला C और D वाला। नहीं बताएं कौन कौन से, मेटालिक ऑक्साइड देते हैं या नॉन मेटालिक नॉन देते मेटल। नॉन मेटल सर। हैं। नॉन मेटालिक में बताइए, मैग्नीशियम हो सकता है, नहीं सर। कैंसिल हो गया। अच्छा क्या एल्युमिनियम हो सकता है, एम्फोटेरिक होता है तो सो वो मे तो बी, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ सर सॉरी। ठीक है, ये तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करके फिर एसिडिक हो रहा है ना। अच्छा P4 नॉन मेटालिक है, ये हो सकता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड
नॉन मेटालिक है, ये हो सकता है। बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई है? हाँ सर। अब ये जी कह रहा सर। है, कह रहा है a solution is prepared by reacting 0.1 gram of compound X with an excess of water, ठीक है। This solution is applied by exactly 25 cm cube। आप एक काम करें, इसका मोल रेशो निकालना है, ठीक है। P4O10 को जब आप पानी में डालेंगे तो क्या बनता है? PO4। H3PO4। तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। यहाँ 4 आएगा, 4 3 12, यहाँ 6 आ जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालना जरा बेटा, कितने आ रहे हैं? 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, 0.0025। 0.0025, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है सोल्यूशन इज प्रिपेयर रिएक्टिंग 0.1 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स क्या चीज है? ऑक्साइड है उसका। तो इसका एमआर निकालना कितना आ रहा है? बेटा बताना, इसका एमआर कितना आ रहा है? 284। 285, 284। 284। तो जरा इसके मोल निकालना कितने होंगे? 0.1 डिवाइड बाय 284, 0.00352। 0.0035। आइए सल्फर ट्राइऑक्साइड देख लेते हैं। एमआरए सल्फर डाइऑक्साइड है कितना है? जी बेटा, 80 होगा सर। 30 + 48। 80 होगा, ठीक है। तो इसके मोल निकालो, 0.1 डिवाइडेड बाय 80, 1.25 x - 3। 1.25 इंटू 10⁻⁻³ 3। आ जाओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड की इक्वेशन लिखते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा सर। H2SO3 बनेगा, H2SO4 बनेगा। हाँ। अच्छा जी, रेशो कितना आ रहा है? 1:1 का आ रहा है अगर आपने बैलेंस किया 1:1। तो SO3 के कितने मोल्स थे? 1.25 x - 3। इंटू 10⁻³ और पानी के मोल? पानी के मोल, पानी के मोल भी इतने ही होंगे ना, 1:1 का रेशियो है। दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड एग्जैक्टली। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल दिए हुए थे, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के इसके डबल होंगे ना? हाँ सही, 2 का रेशियो होगा सही, 1:2 का। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के आधे होंगे, आधे होंगे फिर आप बना लें इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं NaOH। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट रुकना, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। इसका 2:1 होता है। तो अगर इसके मोल है 0.0025, तो इसके एक्स होंगे। बोलो कितना आ रहा है 3.00125। यार? वही आ रहे हैं सर जो निकाले थे हमने। 1.25 इंटू 10⁻³ आ रहा है। हाँ। तो इसका मतलब है 1:1 ही रेशो आएगा। डी आंसर ये होगा। बोलो क्या मैं दोबारा समझाऊं? बात समझ आ गई है अली से? सर लास्ट का समझा दें। देखिए मेरी बात दोबारा सुने। पहले मैंने निकाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालने के बाद मैंने निकाले सल्फ्यूरिक एसिड के मोल, ठीक है। ये आ गए मोल इसके। तो ये आ गया स्टेप 1, ये आ गया मेरे बच्चों स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया स्टेप 3। तो मुझे दोनों के मोल बराबर आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई डी आंसर है। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्टा 1357 टेट्राइन कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिक आइसोमर, हाउ मेनी आइसोमर एग्जिस्ट। बताइए क्या ये स्टीरियो सेंटर है? क्या इस CH2 की वजह से ये है? क्या ये और ये अलग अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये अलग अलग हैं दोनों। ये स्टीरियो सेंटर है। बोले क्या ये स्टीरियो सेंटर है? जी सर। क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर हो गया? जी सर होगा। ठीक है। जी तो सर। क्या इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री भी है? है।
यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इल्म दिया। तो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n-1, n की वैल्यू 2 है -1, 4 - 1 इज 3। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा स्टीरियो सेंटर? देखो फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा कि डबल बॉन्ड पे ये दोनों सेम है। जब भी ये दोनों सेम होंगे सेम, तो स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। सर सही है हम सर। सही है बेटा? इसके अंदर सही बेटा। जियोमेट्रिकल आइसोमर के अंदर हम बॉन्ड को देखते हैं, बॉन्ड की सिमेट्री, और कायरल वाले में हम कार्बन की सिमेट्री देखते देखें देखें, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने कैसे किया। मैंने पहले स्टीरियो सेंटर निकाले, डबल बॉन्ड गिन के, मैंने अंधों की तरह काम नहीं किया। प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने कहा ये नहीं है CH2, ये है, ठीक है। और देखें ये भी नहीं है, ये भी CH2 है, ये भी नहीं है। फिर मैंने फौरन देखा सिमेट्री है, तो फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ आइसोमर का, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। बताए 3 पे 2 मिथाइल है, हाँ सर। तो भाई सी आंसर हो गया, 3,3 डाई मिथाइल। अरे लेकिन 3,3 डाई मिथाइल तो यहाँ पे भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर हैं। लेकिन इसमें दूसरे पे लगा हुआ है ना हाइड्रोक्सी ओन। सही तो लिखा तो है आपने। OL 2L पे 2 पे लगा हुआ है, तो सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। A polymer has the following repeat unit. It is made from 2 different monomer। ठीक है जी, इससे बना है, इससे बना है, ठीक है। तो आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक होता है कोपोलीमर, एक होता है होमोपोलीमर। कोपोलीमर वो होता है जिसमें तमाम के तमाम मोनोमर एक ही हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? और एक होता है होमोपोलीमर। होमोपोलीमर ये होता है तमाम तमाम एक हो। को का मतलब होता है दोनों पॉलीमर के यूनिट अलग अलग हो। क्या आपने ओ लेवल में वो नहीं पढ़ा था, टायरिलीन, टायरिन नायलॉन वगैरह। नायलॉन का? हाँ सर पढ़ा दो, था। तो डाई हाइड्रोक्सी होता है और डाई कार्बोक्सी होता है, इन दो को मिलने से बनता है ना, तो ये कहलाते हैं कोपोलीमर। और होमोपोलीमर होता है एक ही चीज हो बस। सेम होगा उसके अंदर। सही है, उसमें सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए विच पेयर ऑफ मोनोमर, अब देख रहे हैं ये कोपोलीमर है, समझ रहे, ये कोपोलीमर है। देखिए मैंने पहला वाला पॉलीमराइज किया, ये देखिए पहले वाला पॉलीमराइज किया। देखिए मैंने ये जुमला ऐसे ही लिखा, ये ऐसे लिखा, और इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन किया, डबल बॉन्ड मिटाया, ये लिंक बना दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसमें आपको CH2 दिख रहा है, CH2 दिख रहा है, CHCl दिख रहा है, CHCl दिख रहा है, फिर CH2 दिख रहा है, फिर CH2 दिख रहा है, फिर आपको CH2 दिख रहा है, नहीं CH2 नहीं दिख रहा, तो लिहाजा ए आंसर गलत हो गया। बात समझ आ रही है? जी सर। आइए अब बी वाले को देखते हैं। ये इसी तरह से बनाया मैंने, अब इसको बनाया मैंने यहाँ पर। अब होगा क्या, गौर से देखिएगा, ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। देखिए पॉलीमर बना कैसे रहा हूं। अच्छा जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यही रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब आप देखें ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH2Cl, CHCl, ये रहा CHCH, ये रहा CHCH, ये रहा CH, ये रहा CH। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, ये रहा CH2। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर थोड़ी थोड़ी आई। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका इससे भी आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका ये कि जो अगर आपको, सर पहले मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं फिर आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप जो बोलेंगे मैं आप ही के रास्ते में चले जाऊंगा। देखिए मेरी बात सुने, देखिए यहाँ आप, इसका भी आसान तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाए और यहाँ डबल बॉन्ड बनाए। हमेशा जहाँ पॉलीमर होता है वहाँ डबल बॉन्ड होता है, एडिशन की बात कर रहा हूँ। बोले क्या, ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सही। अच्छा अब आप देखें कि ये मॉलिक्यूल और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो रहा है,
क्यों यहाँ से ब्रेक हो रहा है? ये देखें, ये रहा CH2CHCl और नीचे देखें ये रहा CH2CH। ये देखें, ये देखें, ये पूरा मॉलिक्यूल देखें और ये देखें, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखें ये सही है, इसमें ये भी सही है। तो इस हिसाब से मेरा बच्चा ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। बोले ये बात समझ आ रही है? जी सर। अब देखो इसके अंदर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं और कितने का बॉन्ड, एक इधर डबल बॉन्ड आ रहा है और एक इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। बोलो क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? किधर और किधर सर दिखाना? एक एक इधर डबल बॉन्ड है, एक इधर डबल बॉन्ड है। हाँ सही। सही है। तो अब बताओ ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखना है इधर, ठीक है, इस ये गलत हो गया, ये वाला ऊपर वाला ये सही लग रहा है, ठीक है, और यही सही लग रहा है क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो लिहाजा बी आंसर। ये इससे आसान तरीका अगर आपके पास कहीं पर भी यूट्यूब वगैरह में हो ना, काइंडली मुझे भेजना वो जरूर। ये सबसे आसान तरीका। देखो मैंने तुम्हें अपनी जितनी मुझे केमिस्ट्री आती थी उससे तो मैंने ये समझ ही में नहीं आया, तो फायदा, ये आसान तरीका है। देखो जब भी यहाँ कॉर्नर पे डबल बॉन्ड, जब भी कॉर्नर हो ना एडिशन में, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया करो, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। अच्छा या तो अब तो तुमने इसको गोल कर लिया ना, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है बस। तो मेरी बात समझ रहे हो? मतलब बीच में भी आ सकता है, उसी कार्बन पे हाँ, एक डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें मालूम है दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते, लिहाजा ये नहीं होगा, यही होगा। इससे आसान तरीका नहीं है एमसीक्यू का भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर है तो मुझे बताएं। अगर आप बोलेंगे एग्जाम से करीब पॉलीमर के, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। सर करवा दीजिए। जी ठीक है, सर बस करवा दें। आप मुझे याद दिलाएंगे सर पॉलीमर के एमसीक्यू कराएं, मैं पॉलीमर के एमसीक्यू करा दूंगा। सर एंथैल्पी के भी करवा देगा जो 2020 से पहले के थे। आप मुझे ईयर बोलेंगे मैं कराऊंगा। अगली क्लास मैंने आपकी जो लेनी है ना, उसमें मैं सबसे पहले कराऊंगा पॉलीमर के क्वेश्चन 2-3, ठीक है, और फिर मैं पेपर कराऊंगा। सही है सर। ठीक है चलें। सर अभी 23 प्रैक्टिकल की क्लास आप लेंगे ना? यार प्रैक्टिकल क्लास में अभी जाऊंगा, मेरी क्लास है सेंटर में 9 और 10 के बीच में है, ठीक है, तो मैं फिर वहां से क्लास लेकर आऊंगा, फिर मेरी ओ लेवल की क्लास है। अगर मैं ओ लेवल की क्लास कैंसिल करने में कामयाब हो गया ना, तो मैं ले लूंगा क्लास तुम्हारी जल्दी 10:30-11 बजे तक के, अदरवाइज 12 बजे के बाद होगी रात को क्लास। और अगर मैं मेरी तबीयत सही नहीं रही और अल्लाह का शुक्र है कल खराब थी, आज सही हो गई, बेहतर हो गई है, तो मैं थक गया या कुछ और हो गया, तो मैं तुमसे कह दूंगा कि यार मैं फिर कल सुबह ले लूंगा क्लास। कल मैं आपके, मुझे मालूम है मुझे कितने पेपर कराने, पेपर 34 के सब करवा के छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम जाग रहे होगे तो मैं रात को एक मैसेज छोड़ूंगा, ठीक है। सही है सर। अगर ज्यादा 12 बजे, 12 साढ़े 12 तक अगर सारे ज्यादा बच्चे कह देंगे कि ठीक है ओके, तो मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं भी कल मॉर्निंग में रख लूंगा क्लास, सही है सर। सही। ठीक है। अच्छा बताओ ये कंपाउंड है कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक है ये कीटोन है और एक ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, ठीक है। बताओ क्या कीटोन विच रिएजेंट विल रिएक्ट विद ओनली वन? ए सर, ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, बाकी सारे दोनों करते हैं, ठीक है। 24 पे आ जाओ। इथेनॉल कैन बी कन्वर्ट इनटू इथीन इन अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है भाई, डिहाइड्रेशन। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोइथेन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अंडर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कंडीशन इज अ कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। बोलें क्या इसमें कैटलिस्ट होता है इथेनॉल टू इथीन? हाँ सर, Al2O3। Al2O3 हाँ। बोलें यस इसमें होता है। अच्छा अब बता इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन, नहीं हमने तो नहीं पढ़ा सर इस तरह कुछ। इसमें तो कोई कैटलिस्ट है ही नहीं, इसमें क्या करेंगे आप, इथेनॉल से इथेनॉलिक इथेनॉलिक वो होती है ना NaOH। नहीं, अल्कोहल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड, अल्कोहल से अच्छा CH3 HBr लगाना होगा मेरे ख्याल से। सही है, OH है, डायरेक्ट Br2 भी डाल सकते हो, HBr भी डाल सकते हो, CH3 CH2 Br लगाना है, ठीक है।
अगर अल्कीन हो तो HBr भी ले सकते हैं, कोई भी यार, SOCl2 ले लो ना, क्या जरूरत है इतनी लंबी चौड़ी करने की। एसओ सर बात सुने, उसने ब्रोमो खाया, SOCl2 लेंगे तो फिर Cl ही लगेगा। Br ले लो यार, नवाज क्यों, SOBr2 ले लो, PBr2 ले लो, PBr3 ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ सही है सर। HBr गैशियस ले लो। तो भाई नो, कैटलिस्ट किसी में भी नहीं। Diol in which both hydroxy groups are bonded to the same carbon atom can spontaneously eliminate a molecule to form a water to produce a carbonyl compound. Which compound after complete hydrolysis give us silver mirror with tolerance reagent? ठीक है। अच्छा जी, ये है 1 2 4, 1 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, एलिमिनेट टू, अब क्या होगा, ये आ गया। अब इधर एक OH लगाएगा, एक OH लगेगा, ठीक है। बताएं इससे एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बन जाएगा। आपने कहा था एल्डिहाइड बनते हैं। अच्छा देखिए, दोबारा सॉल्व करेंगे। डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम कैन स्पॉन्टेनियसली एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर बॉन्डेड टू द सेम, अबे यही सही हुआ ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है, लेकिन ये कीटोन दे देगा, ठीक है। ये कीटोन दे देगा, ये एल्डिहाइड दे देगा। ये दो हो सकते थे, लेकिन ये गलत हो गया, ये सही है। भाई बात समझ आ रही है। जी सर। At 26 which alcohol will give a yellow precipitate, iodoform, iodoform। सर डी बता, देगा, मिथाइल कीटोन उसके अंदर है। बताएं इसके बराबर में क्या CH3 है, नहीं। नहीं, थर्ड डिग्री कभी भी नहीं देते, थर्ड डिग्री नहीं देते। अच्छा बताइए, इस कार्बन के OH के बराबर में CH3 है, बताइए इस OH के कार्बन के बराबर में CH3 है। हाँ सर। अच्छा अब आप गौर से देखें, ये भी थर्ड डिग्री है, तो ये भी नहीं देगा, इसलिए डी आंसर होगा इसका। तो ये नहीं देगा, डी देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। बी और जी सी दो, सर। ये देखो CH3 CH2, ये कार्बन है, इस पे OH लगा हुआ है, इस पे दो CH3 लगे, तो थर्ड डिग्री हुआ ना ये। हाँ सर। चलिए 27, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल आर देयर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 O दैट गिव अ रेड प्रेसिपिटेट विद फैलिंग सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड की बात कर रहा है सर। इसका मतलब है ये एल्डिहाइड है, 5 कार्बन के एल्डिहाइड बनाने हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक एल्डिहाइड बनाया स्ट्रेट चेन वाला। सर ऐसे लिखवाया हुआ है ना आपने, मतलब जो आपने बनवाया था एक टेबल। हाँ एक मिनट रुकेंगे थोड़ा, उसमें भी लिखा हुआ है। पहले देखिए मैंने 5 कार्बन वाला स्टेट बनाया, ठीक है। फिर 4 वाला कार्बन लगा के इधर ब्रांच लगा दी, फिर 3 वाला बना के एक ऊपर ब्रांच एक नीचे ब्रांच, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये 3 वाले पे, जो 3 वाला था ना, इस पे ब्रांच लगा दी। चौथा वाला मैं नीचे बना रहा हूँ, और से देखिएगा 1 2 3 4, इधर कार्बन लगा देना। 5 कार्बन है ना, नहीं सही था पहले। अरे बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। 2 पे मिथाइल लगा, 3 पे मिथाइल लगाया, ठीक है। फिर 2 पे 3 मिथाइल लगा दिए, 2 मिथाइल लगा दिए। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, डी। डी। 4 आइसोमर बनने हैं इसके। 28 पे आ जाइए। विच स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ अल्केन फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन इज करेक्ट। बताइए ए सही हो सकता है। नहीं सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता। सर कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब भी पढ़ा है लेकिन इसका ये नहीं पता, ये नहीं पढ़ा हमने कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ।
देखो देखो ये कह रहा है इस फुल इंटरनल कंबशन इंजन एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। शुरू ये का पोर्शन ठीक है उसका, बाद बाद पोर्शन खराब है उसका, सही नहीं है वो नहीं ऑक्सीजन बेटा, नाइट्रोजन वाला। बेटा नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता ना ये, वही कह रहा नाइट्रोजन हूँ सर मैं, वो गलत है। वो तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ये गलत हो गया। लेकिन एज अ फ्यूल तो यूज करते हैं ना सर इसको। हाँ लेकिन जुमला गलत है ना, यहाँ से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है सर। अच्छा बी पे आ जाइए। अब बी कह रहे हैं लिमिटेड ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस, करेक्ट। अच्छा विच ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज नहीं करता सर, रिड्यूस करता है। नहीं नहीं नहीं, वो NO2 करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब करता है? NO2 करता है, NO करता है सर। NO2 करता है ना यार। ठीक है चलो सर। NO कर लो, NO कैसे करेगा यार? नहीं सर, NO2 करेगा। NO2 करेगा ना। अच्छा सी आ जाओ। द कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव्स पोल्यूटिंग गैसेस इंक्लूडिंग NO2 और CO2। CO2 नहीं होता सर पोल्यूटिंग, NO2 होता है, CO2 नहीं होता। NO2 होता है, CO2 तो प्रोड्यूस होता है। हाँ अनबर्न CO हाइड्रोकार्बन होता है। in sunlight to produce photochemical स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। कितनी दफा मैंने फोटोकेमिकल स्मोक कराया है, ठीक है। VOC प्लस NO2 प्रोड्यूस पेन, ठीक है। तो पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये बनाता है फोटोकेमिकल स्मोक। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी 29 पे आ जाओ। ये कंपाउंड Z आ गया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डाला है, ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे। सोडियम कार्बोनेट डाला है, बताइए क्या रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा या OH रिएक्ट करेंगे? कू रिएक्ट करेगा सर, कूना बन जाएगा। सिर्फ कूना बन जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ये आंसर होगा सर फिर। ये रिएक्ट ही नहीं किया, गलत हो गया। ये करेगा, अरे तोड़ दिया अरे, सर उसने। सोडियम कार्बोनेट से हाइड्रोलिसिस नहीं होती। सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट हाइड्रोलाइज, कैन नॉट हाइड्रोलाइज। सर एक सवाल है, हाँ मेरा बेटा बोलो। ए इज द अगर उसने कार्बोनेट की जगह वो यूज किया होता हाइड्रोक्साइड। हाँ तो फिर ये बी सही होता है ना। डी। हाँ डी लास्ट वाला सही होता है। ठीक है सर। चलिए 30 पे IR आ गया है। IR क्या है देखें, क्या विच कंपाउंड ऑफ G, इसमें ये अल्कोहल है, क्या OH की पीक एब्सेंट है? हाँ सर। तो ये नहीं हो सकता। क्या OH की पीक एब्सेंट है? ये नहीं हो सकता। क्या 1700 पे पीक आ रही है? आ रही है जी सर, सर। करीब ये करीब आ रही है उसके। ये नहीं हो सकता, सी आंसर ही सही है। बोलो बेटा बात समझ आ गई है? जी सर। ये CH की पीक है, ये C डबल बॉन्ड O की पीक है। मुझे जाना है अभी पढ़ाने, इसलिए थोड़ा जल्दी, ठीक है। अच्छा द सिंबल फॉर अ phosphorus ion is P3315-3। द सिंबल फॉर अ पोटेशियम आयन इज K393719, ठीक है। व्हाट डू दीस टू आयंस हैव इन कॉमन, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोनों में? 18। 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। 18, इसमें कितने 18? तो ये सही हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा जरा बताना न्यूट्रॉन कितने, 33 माइनस 50, 18 हैं दोनों। 18 ही हो गए। इसमें बताना बेटा कितने हो रहे हैं? 18। 18 हैं। 18 ही हो रहे हैं, तो ये भी सही है। सर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होगा बस, प्रोटॉन प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, 15 और 19 है, तो लिहाजा ये गलत हो गया। फिर आ गया पॉलीमर का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्सिस्ट इन द सॉलिड पॉलीमर, ठीक है। बताइए क्या इसके अंदर टेम्परी डाइपोल जी है। और इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल का मतलब जी होगा बेटा सर। होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन होगी कार्बोनाइल में? होगा। कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन होती है फोन। नंबर 2 हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद फोन। नंबर 3 लोन पेयर ऑन फोन, लोन पेयर ऑन फोन, सही है। तो ये गलत हो गया, ना इसके अंदर फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन। 33 पे आ जाइए। शादिल आ गया एनर्जेटिक का क्वेश्चन, ठीक है। सर जी।
अब ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। आर से यू जा रहा है, यकीन मानो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है। वैल्यू से चेंज है, यू टू आर कह रहा है, यू टू आर, यू टू आर, ये देखें ये आ जाएगा यू टू आर -92 और फिर ये आ जाएगा +134। बताइए -92 +134 क्या आंसर आएगा बेटे? सर 42 ही आ रहा है, सही है ये। कितना आ रहा है बेटे? 42। 40। तो ये आंसर सही हो गया बेटा 33 का। ठीक है, चलिए टी से एस जाना, टी से एस, टी से एस यूं जाएगा, टी से एस। ठीक है, ये यूं जाएगा, ये किसके बराबर लग रहा है? 92 के बराबर लग रहा है ना, -92। चलिए शाबाश, जल्दी बताइए, -92 और -134 बताएं, माइनस में ही आंसर आएगा ना? क्या ये एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा? ये तो गलत हो गया। हम टी से एफ -75 +92 क्यों नहीं गए हम? बेटा टी से एस जाना है ना, टी से एस। नहीं तो हम टी से यू और यू से एस भी जा सकते हैं ना वैसे। हाँ जा सकते हैं, ऐसे चलिए, सही। ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, टी से यू ले लेंगे। सर फिर तो एंडोथर्मिक में आंसर आ रहा है ना, फिर पॉजिटिव में आंसर नहीं आ वो रहा है। क्या हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। नहीं वो एक्सो ही होगा क्योंकि -75 और ये हाँ, -92 सर, होगा क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ चले वैसे कर लें, उसी को इसको हटा के ऐसा कर लें, तो ये आ जाएगा सर माइनस में आ रहा है। -75 -92 माइनस में ही आएगा एक्सो, गलत हो गया। अच्छा अब ग्रीन से ग्रीन हो गया, ब्लू देखना है, दाएं पीछे को डाल देना, R2T, R2T, R2T कितना होगा भाई? -90। नहीं ऐसा नहीं करना, देखो ऐसे ये नहीं करना, ये नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये फिजिक्स नहीं है, स्केलर वेक्टर नहीं है, टोटल निकालना। R2T, R2T कैसे जाएगा? यूं, -134 -134 सर -134 +92 और ये +75 बन जाएगा क्योंकि हम यू से टी सर जा रहे प्लस हैं। का 33 आएगा। प्लस का 33 आ जाएगा, माइनस का नहीं आ रहा, गलत हो गया, गलत है ये, तो वन ही खाली सही है। चलिए 34 पे आ जाइए कि विच स्टेटमेंट अबाउट अ रिएक्शन दैट हैज रीच्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर करेक्ट। बच्चों वाला सवाल है, बताइए रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बिल्कुल जी सही, सर सही है। बिल्कुल सही बताया। देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बिल्कुल कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो चेंज इन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, there is no change in the measurable property of the system, pressure, volume, temperature, वो सारे का सारा बराबर ही होगा ना डायनामिक इक्विलिब्रियम में। मतलब प्रेशर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई? बोलो ना भाई, यही होगा ना, वॉल्यूम, प्रेशर, सर यही होंगी, हाँ, वॉल्यूम, टेम्परेचर और तो प्रेशर। वो सब का सब जब भी तो डायनेमिक होगा, वरना डायनेमिक ही नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए होता है डायनेमिक के लिए, नहीं चाहिए होता है? बोलो। चाहिए तो। जी सर चाहिए होता है। तो सब बराबर ही होंगे ना। अच्छा, group 2 elements and their compounds show trends in their physical and chemical properties. Barium is above radium in group 2 of the periodic table. Which statement are likely to be correct? बताइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड is less soluble than radium hydroxide. नहीं ये नहीं नहीं नहीं, जल्दी बताएं, बेरियम हाइड्रोक्साइड is less। हाँ जी सर सही है सर ये। बिल्कुल सही, क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस। मैंने तो जी सर रेडियम हाइड्रोक्साइड कराया इसलिए नहीं था क्योंकि रेडियो एक्टिव है, लेकिन क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी बढ़ती है। सही है। बताइए, बेरियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर देन रेडियम डस। सही बात। सर सही नहीं होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। नहीं नहीं, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो ये सही होगा ना। सही होगा भाई अंकल, बिल्कुल सही होगा। अच्छा बताओ, थर्ड, बेरियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन रेडियम सल्फेट। ये भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तीनों सही हो गए। 36, which statement are correct? The empirical formula of silicon oxide is Si2, correct.
बोलो करेक्ट है कि नहीं है, क्या कुछ और होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? यही होता है सर। यही होता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पी फॉस्फोरस ऑक्साइड इज, नहीं गलत गलत, P4O10 होता है, गलत है ये। अच्छा जी, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड आर बोथ सिंपल मॉलिक्यूलर, गलत, ये जाइंट है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? जी सर। अगला है विच रिएजेंट कुड बी यूज्ड अंडर सुटेबल कंडीशन टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। बताएं, KMnO4 डालने से हो जाएगा? हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या K2Cr2O7 डालने से हो जाएगा? हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताएं, क्या टॉलेंस एजेंट डालने से हो जाएगा? नहीं 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 राइट। बेटा, टॉलेंस एजेंट से कार्बोक्सिलिक, आइडेंटिफाई होगा ना? नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बने, नहीं अल्कोहल से कब ऑक्सीडाइज? ओ भाई विच रिएजेंट कुड बी यूज ऑक्सीडाइज अल्कोहल कब होता है? ये तो एल्डिहाइड से करता है ना। ये तो गलत है सर। ये गलत हो गया। 38 which free radical can be generated during a free radical substitution reaction between chlorine and ethane? तो which free radical can be generated during free radical substitution reaction between chlorine and ethane? ये याद रख लेना, ये नहीं होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल में क्रैकिंग नहीं होती है, क्रैकिंग नहीं होती है भाई, क्रैकिंग नहीं होती है। सर ऐसा कुछ है कि उसमें फ्री रेडिकल में ब्रांच्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते, ऐसा कुछ है? मैंने आपको कहा था क्रैकिंग नहीं हो सकती है, मैंने आपसे कहा था ब्रांच नहीं हो सकती है। ब्रांच नहीं हो सकते। ब्रांच नहीं हो सकती, आपको लग रही होगी वो ब्रांच, ब्रांच होगी नहीं। मिसाल के तौर पे इथेन जुड़ गए, ये दो हैं, ये दो, ये इथेन है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग जाएगा कि ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच नहीं है, ये दो इथेन ही जुड़े हैं, प्रोपेन प्रोपेन। आप बस एक बात याद रखिएगा, ब्रांच नहीं होगी, जहां ब्रांच है वो गलत है। बाकी ये दो मॉलिक्यूल है, ये करेक्ट लग रहा है मुझे, इसमें भी दो मॉलिक्यूल है, ये भी करेक्ट लग रहा है, दो कार्बन है। क्या आपको सर मेरी, सर लेकिन वन ये बने रिपीट कर दें? मैंने कहा क्रैकिंग नहीं होती है, मैंने कहा ब्रांच नहीं होती है। क्या इसके अंदर दो कार्बन है? जी हाँ। क्या इसके अंदर दो कार्बन है? ये होगा। सर, तो ये हमसे कभी ऐसा हो नहीं सकता लाइक ये बने कैसे, हम पता कैसे चलेगा कि ये बने? देखिए, मैंने आपको पहले सीधे तरीके से बताया, अगर आप मुझे बोलेंगे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आसान तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। नहीं, पहला वो अब फ्री, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अब तो 1 2 3 ऑप्शन देता है वो पूरे। हाँ ये देख लेना, नहीं आपको दे सकता है पेयर बना के, आप ये वन दूसरे के चक्कर में ना रहे। ये देखें, ये बना, ठीक है, फिर ये फ्री रेडिकल बन गया। मैंने बहुत आसान तरीका बताया आपको कि दो कार्बन होने चाहिए, सब पॉसिबल है। दूसरे वाले पे आ जाइए, ये रहा CH3, ये रहा CH3। पहले वाले ऑप्शन में CH2Cl लगा, ठीक है। सी, तीन हाइड्रोजन थे ना, एक निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, अगले वाले में क्या हुआ? दूसरा निकल गया, दो क्लोरीन लग गए। फिर तीसरे वाले में CH3। ये आपको परेशान कर देगा, मेरी बात आपको कभी परेशान नहीं करेगी। जिसमें दो कार्बन है वो सही आंसर, और बस डॉट सही। है, ठीक है। हर चीज पॉसिबल है, लेकिन ब्रांच पॉसिबल नहीं, क्रैकिंग पॉसिबल नहीं। सर CH3 कभी भी नहीं बन सकता। भाई देखो, अगर मीथेन होगा तो CH3 बन सकता है, क्रैकिंग क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो क्रैकिंग भाई? अच्छा, इसमें इथेन लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, अच्छा सही है, जी, सही है। ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O? निकालें, इसके अंदर सर वन कितने और कार्बन थ्री है? है, 1 और 3 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन सब में 4 है। हाइड्रोजन गिनो, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितने हो गए हैं? 8 है। 4 5 6 3 4 7 हो रहे हैं यार। एक। अच्छा तीन है, हाँ ओके ओके, आई एम सॉरी। सर 8 होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, तीन, तीन, एक, एक, ये भी 8 है। अच्छा जी, अल्कोहल तो आइसोमर होता ही नहीं है, ये तो आंसर गलत होगा।
ये तो आंसर गलत होगा 39। सही सर। बोले 39 गलत होगा भाई, चेक करके देख लें क्योंकि अल्कीन बना हुआ है। अल्कीन है इसलिए देखें, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। गिने कितने हो रहे हैं? 8 ही हो रहे हैं। तीनों सही हैं। देखो बेटा स्पीड तेज करनी पड़ेगी, टाइमिंग लगानी पड़ेंगे, ठीक है। बताओ विच रिएक्शन प्रोड्यूस पेंटानोइक एसिड। क्या ये OH आखिरी में है? नहीं तो ये तो कीटोन में। ये नहीं देगा क्या? अच्छा अब क्या करा इसने एस पेंटानोइक एसिड। देखो ये 3, ये 4, ये 5। यार इसको देखना पड़ेगा। HCl O C डबल बॉन्ड O CH2 3 CH3। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या 5 कार्बन हो रहे हैं इसमें? जी सर। तो ये तो बनाएगा, ठीक है। इसमें बनेगा तो ये 5 कार्बन वाला ये बन जाएगा। 5 कार्बन है इसमें, ठीक है। चलो बेटा मेरी क्लास है, मुझे जाना, मुझे क्लास थी। हाँ बोले बेटे। सर आप अभी P3 की लेंगे क्लास? बेटा मैं अभी जा रहा हूँ सेंटर, मेरी क्लास है 9 बजे से 10 के दरमियान थी, 9 बजे थी। तो मैं आऊंगा तकरीबन 11 बजे तक के ना, 9:30, 10:30, 11 बजे तक आऊंगा। सर पेपर 34 कब कराएंगे आप? भाई मैंने पढ़ा दिया तो तुम अजीम रिकॉर्डिंग रोक देंगे। तुम देर से आओ, मैं तो P4 ही तो करा रहा था, P3 या P3 सर आप तो